हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। शारंग बिल्ला एकांश अपने किसी काम के लिए गन लेकर घर से बाहर जा रहा था, जिस बारे में मौली ने हॉक्सी के साथ मिलकर महक को इस बारे में बता दिया। और महक अभी एकांश की क्लास ले रही थी जब विप्रो ने एकांश को पकड़ते उसके सामने आकर कहा, कहाँ जा रहे हो, किस मकसद से जा रहे हो, चुपचाप बता दो, वरना यहीं पर हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा। एकांश ने विप्लो की धमकी पर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, हिप्नोटाइज करने की जरूरत नहीं है चाचू, मेरा दिमाग की सर्जरी कर लीजिए। महक ने एकांश के साथ देते हुए विप्लो से कहा, सही कह रहा है, बुलाए हिमांशी को, हम इसके दिमाग के सर्जरी करेंगे। क्या सोचता है, क्या करता है, कुछ पता ही नहीं रहता। एकांश ने महक की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरकर उसे साइड से गले लगाते हुए कहा, मॉम, आप अभी तक अपने बागर बिल्ले को नहीं समझ पाई तो बागर बिल्ले से मिले बिलौटे को कैसे समझेंगी, है ना। वैशाली ने नीचे से आते हुए कहा, जिसकी बात सुन एकांश ने सिर घुमाकर चिढ़ बड़ी आंखों से वैशाली की तरफ देखा और कहा, चाची, मुझे इस नाम से नफरत है। वैशाली ने एकांश की बात को इग्नोर कर महक के हाथ से गन ले लिया और जिस पर महक ने कहा, वैशाली, उसे गन मत दो। वैशाली ने महक की बात सुनकर कहा, दीदी, क्या पता अंश बिटवा किसी जरूरी काम से जा रहा हो। एकांश ने जल्दी से वैशाली के साथ देते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं जरूरी काम से ही बाहर जा रहा हूँ और मॉम ने मुझे रोक रही है। बेटा सुनो, तुमने जिस बागर बिल्ले की बात की है मैं उसे पिछले 28 साल से जानती हूँ और तुम्हें 25 साल से, जब से तुम पैदा हुए हैं, इसलिए मेरे सामने तुम्हारा ये तीन तिगरा काम नहीं चलेगा। तो चुपचाप कमरे में जाओ और बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, महक ने सख्त लहजे में कहा। एकांश ने महक की सख्त आवाज़ पर गहरी सांस भरते हुए कहा, डैड के संगति का असर हो गया है आप पर, इसलिए आप मुझ पर इतना रूड हो रही हो। इतना कहकर एकांश ऊपर की तरफ जाने लगा। तब वैशाली ने पीछे से गन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा खिलौना छूट गया है। एकांश ने रुककर वैशाली के हाथ से गन लेते हुए कहा, इतने ही अच्छी तरीके से मोम को भी संभाल लेती तो मैं चला जाता चाची। ये कहते हुए एकांश मुंह बनाकर बेडरूम की तरफ चला गया और वैशाली ने महक से कहा, दीदी, आपने हमको बुलाया। महक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुमसे पूछना था, वर्तिका की कुंडली तुमने निकाली है कि नहीं। वैशाली ने बड़े इत्मीनान से सिर हिलाते हुए कहा, हमने निकाल कर रखी है, तो आप चिल करो। महक ने अपना सिर हिला दिया और टाइम की तरफ देखते हुए कहा, शाम हो रही है, सारे फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं, चलो जल्दी तैयारी पूरी करते हैं। विप्लो ने महक की बात सुनकर कहा, मैंने प्रांजल के लिए फ्री फायर थीम वाली केक ऑर्डर की है। वैशाली ने विप्लो से कहा, विप्लो, हमको एक बात बताओ। क्या? विप्लो ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, जिसे देख वैशाली ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाकर अपनी पल के साथ एंजॉय करो। इतना कहकर वैशाली महक के साथ किचन की तरफ चली गई, जिन्हें विप्लो नहीं जाता हुआ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी पागल तो दिन भर हॉस्पिटल में बिजी रहती है, मैं भला उसके साथ क्या ही एंजॉय करूँगा। ये कहते हुए विप्लो अपने बेडरूम की तरफ चला गया और एकांश के बेडरूम में एकांश ने मौली को बिस्तर पर दबा रखा था और मौली के घबराए हुए आंखों से एकांश की तरफ देख रही थी। एकांश ने मौली की घबराई हुई आंखों को घूरते हुए गुस्से से कहा, यू नो व्हाट इट इज़, मैं कितने इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था जहाँ पर तुमने अपनी नाक घुसा दी। मैंने कुछ नहीं किया, मौली ने हकलाते हुए कहा, जिस पर एकांश ने अपने दांत पीसते हुए पूछा, ओह, तो फिर मुझे गन लेकर जाते हुए किसी भूत ने देखा था, जिसने मॉम को जाकर बताया। मौली ने एकांश के गुस्से पर उन दोनों को देख रहे हॉक्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हॉक्सी ने देखा था। मौली के इल्जाम को सुन हॉक्सी जोर से गिर्राया। एकांश ने हॉक्सी के गिर्राहट पर मौली से कहा, वो तो कह रहा है कि तुमने उसे कहा था। मौली ने नाराजगी से हॉक्सी की तरफ देखा और एकांश से कहा, आप मेरे हाथ को तोड़ने वाले हो क्या। एकांश ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा तो तुम मेरे किस करते वक्त मेरे बालों को कैसे सहलाओगी। मौली ने एकांश की बात पर कुछ पल शांत रखकर सोचा और एकांश से कहा, ठीक है,
आप मुझे अभी किस कर लो, मैं आपके बाल को सहलाऊंगी और आप मेरा हाथ छोड़ दोगे क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। एकांश ने मौली के जवाब पर होठों पर एक तिरछी मुस्कान लेकर मौली को छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठते हुए कहा, तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें इतनी छोटी सज़ा तो नहीं दे सकता। इरिश, मौली ने उठते हुए एकांश से पूछा, तो क्या बच्ची की जान लोगे? नो, मुझे तुम्हारे ग्रेड चाहिए वरना पनिशमेंट मिलेगी, एकांश ने जवाब दिया। मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये मेरे लिए सज़ा कहाँ हुई? एकांश ने मौली के मुस्कान को देख होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए कहा, इरिश, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो। ये कहते हुए एकांश ने मौली के सिर को पीछे से पकड़ा और झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। मौली ने एकांश के किस पर उसके सिर को पीछे से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर अपने होठ को हिलाने लगी, जिसे देखते हुए एकांश ने मौली के होठों को अलग होकर कहा, तुम्हें किस करना नहीं आता? मौली ने गालों पर लाली लिए आंखें खोलकर एकांश को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं आता। एकांश ने मौली की बात में अपना सर हिला दिया और बिस्तर पर आकर उसके बगल में बैठकर अपने थाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। मौली ने जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए कहा, नहीं, मुझे माँ की मदद करने नीचे जाना है। ये कहते हुए मौली नीचे उतरने को हुई, लेकिन उसके कदम फर्श पर पड़ते हैं उससे पहले एकांश ने उसे कमर से एक हाथ में उठा लिया और बिस्तर पर किसी टेडी बियर की तरफ पटकते हुए कहा, इरिस, मुझे मेरे बात को काटने वाले मेरे लोग नहीं पसंद। मौली ने एकांश की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए वरना मैं जाकर पापा जी को बता दूंगी। एकांश ने मौली की उंगली को पकड़कर मोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उंगली दिखाने की? बहुत देर आ गया है तुम में। मौली ने दर्द से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं प्लीज़, हम बाद में मस्ती करेंगे ना, मुझे नीचे जाना है। ये कहते हुए मौली छोटा सा चेहरा बनाकर एकांश को देखने लगी, जिसे देखते हुए एकांश मौली के ऊपर आ गया और उसके कान के लो पर हल्का सा बाइट करते हुए खुसफुसाया, ओह इरिश, हुर्रे, अप एंड ग्रो अप सो यू कैन टेक मी इन योर आर्म्स एंड हैंडल ऑल ऑफ मी। जिसके गर्म माध्यम सांसों को महसूस करते हुए मौली के रोंगटे खड़े हो गए और उसने एकांश के साथ को कसकर मुट्ठी में भरते हुए धीरे से कहा, क्या आप मुझे हिंदी में बताएंगे? मुझे लंबे इंग्लिश समझ नहीं आती। एकांश मौली की बात सुन उसके ऊपर से उठते हुए हल्का सा हंसा और अपना सिर नहीं में हिलाकर कहा, नो थिंग्स, मैं तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। इतना कहकर एकांश हॉक्सी के पास आ गया और उसके कान को पकड़ते हुए कहा, डैड से गद्दारी कर रहे हो? हाँ, हॉक्सी ने चिल्लाते हुए एकांश की तरफ देखा। तब एकांश ने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा, नौटंकी। इतना कहकर एकांश कमरे से बाहर चला गया और मौली मुंह बनाते हुए उसे देखने के बाद रेडी होने लगी। वहीं खन्ना बिल्ला में इस वक्त संगति रेडी हो रही थी, जिसे देखते हुए निर्भीक ने कहा, डेजी, आई फील लाइक मैं इस घर का घर जमाई हूँ। मेरे डैड का प्लान होगा तुम्हें इस घर में घर जमाई बनाकर रखने का। ये कहते हुए संगति ने अपने बालों को कर्ल कर लिया। निर्भीक ने एकटक संगति को देखते हुए कहा, कैन आई टेल यू वन थिंग्स? व्हाट? संगति ने पूछा। यू वेयर एन अनरियलाइजेबल ड्रीम विच हैज़ नो कम ट्रू बाई एंटरिंग माई लाइफ। निर्भीक ने संगति को उसी तरह देखते हुए कहा। निर्भीक ने संगति की बातों को सुनते हुए सिर घुमाकर निर्भीक की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, एंड यू आर माई ओगली रिलेटिव विच आई नेवर वांटेड टू सी कम ट्रू। संगति के मुस्कान को देखते हुए निर्भीक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नो प्रॉब्लम, और ये हकीकत तुम्हें हमेशा अपने साथ रखनी होगी। संगति ने घूर कर निर्भीक की तरफ देखा और अपने कपड़े बाथरूम को ठीक करते हुए क्लोजेट की तरफ जाने लगी। तभी वहाँ पर प्रकृति आ गई। उसने इस वक्त साड़ी पहनी थी, जिसे निर्भीक देखने लगा। संगति ने एक नज़र निर्भीक की तरफ देखा और प्रकृति से कहा, मॉम, आपने साड़ी क्यों पहनी है?
प्रकृति ने जवाब में कहा, बेटा वंश का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कल्चर फॉलो करना हो चाहिए ना। संगति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही है, मैं भी थोड़ी देर में रेडी होकर आ रही हूँ। प्रकृति ने अपने हाथ में पकड़े बैग को संगति को देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, उसे पहनकर रेडी हो जाओ। संगति ने प्रकृति के हाथ से बैग ले लिया और उसमें रखे साड़ी को निकाल कर देखते हुए कहा, मॉम मुझसे ये तामझाम नहीं होता। प्रकृति ने संगति को घूरते हुए कहा, फोटोज के लिए कैसे पहन लेती थी, तो यहाँ पर भी पहनना होगा। संगति ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर निर्भीक की तरफ देखा, जो कि अभी भी प्रकृति को ही देख रहा था, जिसे देख संगति ने इरिटेट होकर कहा, तुम मॉम को क्यों घूर रहे हो। संगति की आवाज़ पर निर्भीक ने उसकी तरफ देखा और प्रकृति ने निर्भीक की तरफ देखा। जब अचानक निर्भीक के गाल हल्के लाल पड़ गए, जिसे देख संगति की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। निर्भीक ने संगति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और प्रकृति के सामने आकर अपने हाथों से उसकी नज़र उतारते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो जेरेसियस मिस्टर खन्ना। प्रकृति ने हैरान भरी नज़रों से निर्भीक की तरफ देखने लगी, तब उससे भी शर्म आ रही थी, जिस कारण उसने अपने चेहरे को शर्म से ढकते हुए कहा, बस करो, तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। निर्भीक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उम्मीद भी नहीं रखता, बट आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। समझ आ गया कि पापा जी क्यों आप पर फिदा हैं। प्रकृति ने निर्भीक की बात सुन उसकी तरफ एक नज़र देखा और अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए संगति से कहा, तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर प्रकृति पलट कर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, जिसे निर्भीक जाते हुए देखने लगा और संगति ने एक मुक्का निर्भीक के गाल पर जड़ते हुए कहा, प्रेभट। अचानक संगति का मुक्का मारने पर निर्भीक भी चौंक गया और अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाट द फक डेजी। संगति ने गुस्से से निर्भीक को घूर कर देखा और क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाकर रेडी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग एनी फंक्शन ऑफ द सारंग फैमिली। ये कहते हुए निर्भीक जाकर फिर से सोफे पर बैठ गया। संगति ने निर्भीक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, दिस इज बेटर फॉर यू, क्योंकि तुम्हें पता है अंश तुम्हारी खाल उधेर देगा। निर्भीक ने संगति की बात पर बिना किसी भाव के कहा, डेजी आई एम ए गुड पर्सन, बट डोंट गिव मी ए रीजन टू शो यू माई इविल साइड। निर्भीक की बात पर संगति ने एक नज़र उसे देखा और अपने साड़ी को लेकर कपड़े चेंज करने क्लोजेट रूम में चली गई। संगति के जाने के बाद निर्भीक ने सीधा स्टालिन को कॉल मिला दिया और दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होने पर कहा, स्टालिन हाउ इज आर्यमन। स्टालिन ने जवाब में कहा, ही इज ऑल राइट। आप घर कब आ रहे हो। निर्भीक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वो जब तक पूरा हो जाए मैं नहीं आ सकता। स्टालिन ने निर्भीक की बात पर कहा, धैर्य सारंग वांटेड टू मीट यू। निर्भीक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अपॉइंटमेंट फिक्स करो। स्टालिन ने जवाब दिया, आज आप सारंग फैमिली के पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पर उनसे मुलाकात हो सकती है। निर्भीक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, खबर देते रहना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।